Hello everyone, welcome to the third video on the series Stock Market Analysis। पहले दो वीडियो में हमने बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफेट इन दोनों इन्वेस्टर्स को कवर किया था। आज के इस लेक्चर में हम पीटर लिंच को कवर करने वाले हैं। पीटर लिंच के बारे में हम इस वीडियो को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले पार्ट में पीटर लिंच का जो इंट्रोडक्शन रहेगा और क्यों हम इनके बारे में जानने वाले हैं और इनकी कौन कौन सी बुक्स है उसके बारे में हम समझेंगे। दूसरे पार्ट में हम इनके क्राइटेरिया देखेंगे कि इनके क्या क्राइटेरिया है स्टॉक को पिक करने के, और उसको हम हमारे स्क्रीनर जो टूल है उसमें हम इसको क्वांटिफाई करके देखेंगे। उसके बाद हम वीडियो के थर्ड पार्ट में चलेंगे। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि पीटर लिंच ने स्टॉक मार्केट को 6 कैटेगरीज में बांट रखा है। सारे स्टॉक्स को 6 कैटेगरीज में बांटा था। तो वो 6 कैटेगरीज क्या हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट में उन 6 कैटेगरीज में कौन कौन सी कंपनीज जो है वो फिट बैठती है, और उनका क्यों वो फिट बैठती है उसका भी मैं आपको कुछ रीजन बताते हुए चलूंगा, ताकि आप ये रीजन जान लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से क्लासिफिकेशन करना है बाकी के कंपनीज का। और उसके बाद लास्ट पार्ट में मैं आपको कुछ फाइनल लिंच बाइट्स देने वाला हूं, जो कि मेरे को इनकी बुक्स पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट बातें लगी वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या खास बात है, आप स्टॉक चुनने से पहले क्या चीजों पे और ध्यान दें। तो ये रहेगा हमारा वीडियो आज का पीटर लिंच के ऊपर। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं आखिर ये पीटर लिंच के बारे में हम पढ़ने क्यों वाले हैं। इनकी फिलोसॉफी मेरे को बहुत ही अच्छी लगती थी, जो कि इनकी थी क्या है अभी भी, जो कि है इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। लिंच की मैं जब बुक पढ़ रहा था तो मुझे ये पता चला कि स्टॉक खोजना कोई कठिन काम नहीं है। आप हम आपस में ही बातचीत करके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या कुछ मॉल्स में ग्रोसरी शॉप्स विजिट करके, या अलग अलग जो शॉप्स है जिनका हमें प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है उसके हिसाब से भी हम स्टॉक्स को परचेज कर सकते हैं। देखिए, ये फायदा जो है वो उनके द्वारा ये बोलना था कि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर रहते हैं उनको ये फायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनको उनके पास कुछ क्राइटेरिया रहते हैं, उसी के हिसाब से उनको स्टॉक्स खरीदना रहता है। पर आम इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो अपने हिसाब से स्टॉक्स खरीद सकते हैं, उनको जो अच्छा लगता है। और सबसे पहले जानकारी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही पहुंचती है, क्योंकि उनके पास मार्केट का टच है। आप मार्केट से आपको जो अच्छा लग रहा है, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो उनकी कंपनी भी अगर आपको लग रहा है कि आगे चल के अच्छी करने वाली है तो आप वो स्टॉक चूज कर सकते हैं। तो इनकी ये फिलोसॉफी थी। अब इनकी क्या फिलोसॉफी काम करती भी है, तो ये फिलोसॉफी काम करती है वो जानने के लिए हम चलते हैं कि इन्होंने उसका प्रूफ दिया है कि ये फिलोसॉफी काम करती है। कैसे करती है? इन्होंने फिडेलिटी मैगलन फंड मैनेज किया था 13 साल तक, 1977 से 1990। इसमें उन्होंने 29.2% का एनुअल रिटर्न दिया, जबकि S&P बेंचमार्क था वो बहुत ही कम था, उससे कई गुना ज्यादा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया, इंडेक्स फंड से ज्यादा परफॉर्मेंस दिया। मतलब अब कैसे हम इसको समझने के लिए मैं आपको एक ग्राफ शो करता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर 1977 में $1 इन्वेस्ट किया गया होता इंडेक्स फंड में और इनके फंड में, कौन से? फिडेलिटी मैगलिन फंड में, दोनों में अगर $1 सबमिट यहाँ पे जमा किया गया होता, इन्वेस्ट किया गया होता, तो जो इंडेक्स फंड है वो $6.6 होता 13 साल बाद। मतलब पैसा 6.6 टाइम्स पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, और वही इनके फंड में वो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 28.14 टाइम्स। मतलब $1 $28.14 बन चुका है। तो आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, और ये अभी तक का सबसे बेस्ट फंड का रिटर्न माना जाता है, जो कि कंटिन्यूअसली उन्होंने यहाँ पे रिटर्न दिया था, जिसमें कि 13 साल से का जो ये पीरियड था उसमें से 11 बार S&P 500 को इन्होंने बीट किया था। तो ये था इनका इंट्रो, जिसके कारण हम इनको इनके फिलोसॉफी को समझने वाले हैं आज, कि क्यों खास है इनकी फिलोसॉफी, और कैसे हम इनके तरह स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। तो इसके लिए आपको अगर और जानकारी इकट्ठा करनी है तो मैं आपको यहाँ पे 3 बुक सजेस्ट करूंगा इनके द्वारा जो लिखी हुई है। सबसे पहली बुक है लर्न टू अर्न। ये एक बिगिनर बुक है, जबकि मैं पहले भी जो 2 वीडियो बनाया था उसमें जो बुक्स मैंने बताया था जैसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, वो काफी एडवांस थी। तो इनकी जो बुक है वो बहुत ही लेमन लैंग्वेज में लिखी हुई है और बहुत ही ईजी है। अगर आप अभी एकदम न्यू है तो आप सीधा इनकी बुक से चालू कर सकते हैं, लर्न टू अर्न से। सबसे पहले आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, बिजनेस के बारे में।
तो ये पीटर लिंच की ये जो बुक है वो आपको जानकारी दे देगी। सेकंड नंबर पे है इनकी वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है स्टॉक मार्केट के लिए। तो क्यों ये मानी जाती है? क्योंकि इसमें काफी ऐसी बातें लिखी हुई है जो कि आप अपने डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करके स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। जिसके लिए कि मैं यहाँ पे आगे चल के मैं आपको 6 कैटेगरीज में बांटना भी सिखाऊंगा। जो स्टॉक्स को 6 कैटेगरीज में बांटते हैं वो इसी बुक में कवर किया गया है। उसके बाद जब आप ये बुक पढ़ लें, उसके बाद आप इसी का जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है वो आप देख सकते हैं पीटर लिंच की बीटिंग द स्ट्रीट। जो थर्ड बुक है वो है बीटिंग द स्ट्रीट। अगर आप ये बुक पढ़ लेंगे तो इनकी जो एप्लीकेशंस है कि उन्होंने कौन कौन से फंड्स खरीदे थे, क्या देख के फंड्स खरीदे थे, वो सारी जानकारी भी आपको इसमें मिल जाएगी। तो ये है इनका फिलोसॉफी समझने का 3 जो बुक की रेसिपी है वो मैं आपको दे रहा हूं। ये 3 बुक अगर आप पढ़ लेंगे तो इनके बारे में जो भी फिलोसॉफी है आप इनकी धीरे धीरे समझना चालू कर देंगे। चलिए, तो अब हम चालू करते हैं। जो मेरे को लगा कि इनके जो क्राइटेरियाज है जो मैंने पिक किए इनके बुक से, वो क्या क्राइटेरियाज हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्राइटेरियाज कुछ इस तरीके से है कि इनका फाइनेंस सेक्टर पे थोड़ा कम इंटरेस्ट था। उसके बाद रियल एस्टेट डेवलपमेंट जो कंपनीज रहती थी उसमें उस इंडस्ट्री में भी इनका कम इंटरेस्ट था, तो उसको हम अभी इग्नोर करके चलते हैं। उसके बाद पीई रैंक जो है वो मोर देन इंडस्ट्री एवरेज होना चाहिए। 50% से ज्यादा रैंकिंग होनी चाहिए, मतलब मोर देन इंडस्ट्री एवरेज पीई का रैंक होना चाहिए। ऐसी कंपनीज देखना है। फिर पीई जो है वो 5 साल का जो एवरेज है पीई का उससे कम होना चाहिए। उसके बाद डिविडेंड एडजस्टेड टैग। ये एक बहुत ही नया टर्म आपके लिए लगेगा कि आखिर ये डिविडेंड एडजस्टेड टैग क्या होता है। देखिए, प्राइस अर्निंग तक तो हमने कवर किया था लास्ट क्लास पे। प्राइस अर्निंग क्या होता था? प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। अब ये जो प्राइस अर्निंग निकल के आता है, इस प्राइस अर्निंग को अगर हम ग्रोथ से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है पैग। पैग रेशो बोलते हैं इसको, अगर प्राइस अर्निंग को हम ग्रोथ से डिवाइड करते हैं। और वहीं अगर हम प्राइस अर्निंग को ग्रोथ से डिवाइड करने के साथ साथ ग्रोथ प्लस डिविडेंड कर दें, जब डिवाइड कर रहे होंगे हम, तो डिनोमिनेटर में हम ग्रोथ प्लस अगर डिविडेंड कर देते हैं तो वो कहलाएगा डिविडेंड एडजस्टेड पैग। अब ये क्या चीज है, क्या इसका मकसद क्या है, वो पहले हम समझ लेते हैं। तो पीटर लिंच का ये मानना था कि जो कंपनी की प्राइस अर्निंग है और जो ग्रोथ है वो सेम होना चाहिए। मतलब जितना ग्रोथ हो रहा है कंपनी के प्रॉफिट पे, उतना ही पीई मल्टीप्लायर होना चाहिए, जो प्राइस अर्निंग रेशियो होता है। तो इसी में उन्होंने एक मॉडिफाई किया था कि उसी जो पीई में जो ग्रोथ हम गिन रहे हैं, ग्रोथ में जो डिविडेंड मिलता है वो भी ग्रोथ में कंसिडर होना चाहिए। तो डिविडेंड को भी, डिविडेंड यील्ड जो होता है उसको ग्रोथ में ऐड करने के लिए इन्होंने बोला था। देखेंगे इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करके हम स्क्रीनर पे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये है क्या। नेक्स्ट कंडीशन है उनकी एनुअल जो ईपीएस परसेंटेज ग्रोथ है 5 साल का, वो 50% से कम होना चाहिए। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशंस होल्डिंग रहती है, इनका ये बोलना था कि वो जो स्टॉक्स ऐसे होने चाहिए जो लोगों को ज्यादा पता नहीं। अगर पहले ही मार्केट में पता चल गया है तो उसका प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका हो, तो आपको तब खरीदना है वो शेयर जब उसका बहुत ही कम प्राइस चल रहा हो। तो वो कम प्राइस तब चलेगा जब मार्केट में उसकी खबर ना हो। मार्केट में खबर नहीं है उसकी, उसके बारे में पता कैसे चलेगा कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो जो जनरली इस कैटेगरी के जो स्टॉक्स में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं उससे थोड़ा कम इन्वेस्ट करना चाहिए इन इस स्टॉक्स पे। ऐसा स्टॉक हमें खोजना है। उसके बाद टोटल लाइबिलिटीज टू टोटल एसेट्स का जो रेशो है वो इंडस्ट्री मीडियन से कम होना चाहिए। तो वही, अब देखिए, दो चीज इंडस्ट्री मीडियन से कम होना चाहिए हमने देख लिया। एक तो जो इंस्टीट्यूशन बाइंग है वो कम होना चाहिए, और टोटल लाइबिलिटी टू टोटल एसेट का जो रेशियो है वो कम होना चाहिए इंडस्ट्री एवरेज से। उसके बाद अगर हम देखें तो इंडस्ट्री एवरेज से और क्या कम होना चाहिए? प्राइस अर्निंग रेशियो। तो ये 3 चीज इंडस्ट्री एवरेज से कम होना चाहिए। चलिए, तो अब हम देखते हैं इस क्राइटेरिया को फिट करके स्क्रीनर डॉट इन पे। तो स्क्रीनर डॉट इन पे अब मैं आपको स्टार्टिंग से एक एक क्वेरी करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि पहले 2 वीडियोस में मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से क्वेरी करी जाती है स्क्रीनर डॉट इन पे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो भी क्वेरी है मेरी वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ और इसको समझाऊंगा कि क्या होता है। देखिए, सबसे पहली क्वेरी मैंने यूज किया है जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए सबसे पहले मैंने उसको रखा है पैगी। जो डिविडेंड एडजस्टेड जो पैग जो रेशो होता है उसको यहाँ पे बोला जाता है पैगी, PEGY, पैगी रेशो। पर ये स्क्रीनर में अवेलेबल नहीं है। स्क्रीनर में ऑटोमेटिकली अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, ये पैगी आपको बनाना पड़ेगा।
तो बनाते कैसे हैं, तो उसके लिए आप ये शो ऑल रेशियोज में जाएंगे, तो यहाँ नीचे में आएगा ऑप्शन एक, क्रिएट अ न्यू रेशियो। क्रिएट अ न्यू रेशियो पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू रेशियो पे जाना है और वहां पे आपको बिल्ड करना है वो रेशियो। अब वो कैसे बिल्ड करते हैं मैंने बना चुका हूँ पहले ही, तो मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, रेशियो का शॉर्ट नेम दे सकते हैं, यूनिट दे सकते हैं, और उसके बाद ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूले में मैंने क्या किया है, प्राइस टू अर्निंग रहेगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में मैंने प्राइस टू अर्निंग ले लिया और उसके बाद उसको डिवाइड किया है मैंने प्रॉफिट ग्रोथ प्लस डिविडेंड से। तो प्रॉफिट ग्रोथ प्लस डिविडेंड ये हो गया डिनोमिनेटर में, और नॉमिनेटर में हो गया प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया है इससे निकल के आएगा हमारा पैगी रेशियो, PEGY, पैगी रेशियो। चलिए हम देखते हैं ये पैगी रेशियो को, कि पैगी रेशियो हमने लगाया है यहाँ पे। पैगी रेशियो जो है वो 0.5 से कम होना चाहिए। हमने पहला कंडीशन यहाँ पे ये पुट किया है। एंड सेकंड कंडीशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें छोटी कंपनीज लेनी है, पर एकदम भी छोटी कंपनीज नहीं लेनी है। तो मैं एक एवरेज ले लेता हूँ यहाँ पे 500 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन फिर से नहीं समझाऊंगा, मैं पहले वीडियोस पे मैंने कवर किया था मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप फर्स्ट वीडियो फिर से देख सकते हैं। चलिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ होना चाहिए और 5000 करोड़ से कम होना चाहिए। तो ये कौन से कैटेगरी में आ जाएगा, स्मॉल कैप में, ताकि वो छोटी कंपनी से हम चालू करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ताकि जब वो बड़ी होए कंपनी तो उसमें हमें बहुत जो मल्टी बैगर यहाँ पे स्टॉक्स मिल सके। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, वॉल्यूम जो है वो 10,000 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब लिक्विडिटी रहे मार्केट में, कभी हम बेचने जाए शेयर्स को तो बिक जाए तुरंत, तो कम से कम वॉल्यूम 10,000 होना चाहिए। उसके बाद प्राइस टू अर्निंग है वो इंडस्ट्री पीई से कम होना चाहिए। तो ये यहाँ पे अवेलेबल है स्क्रीनर पे, इंडस्ट्री पीई और प्राइस टू अर्निंग दोनों अवेलेबल है क्वेरी। तो आप हम ये कर सकते हैं यहाँ पे क्वेरी, प्राइस टू अर्निंग शुड बी लेस देन इंडस्ट्री पीई। और उसके बाद है प्राइस टू अर्निंग शुड बी लेस देन हिस्टोरिकल पीई 5 इयर्स, 5 साल का जो हिस्टोरिकल पीई है उससे यहाँ पे हमारा प्राइस टू अर्निंग कम होना चाहिए। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ पे मैंने 6 क्वेरी यहाँ पे रखी है, और इस 6 क्वेरी को जब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके से 66 कंपनीज आती है। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे ज्यादा यहाँ पे है भंसाली इंजीनियरिंग का। तो मैं इस थोड़ी सी स्टडी आपको भंसाली इंजीनियरिंग की कर देते हैं हम। तो भंसाली इंजीनियरिंग पे अगर आप जाएंगे तो देखिए ये अभी चल रहा है 50 डीएमए और 200 डीएमए से ऊपर है ये शेयर, मतलब बहुत अच्छा इसकी प्राइसिंग जो कैटेगरी है वो अभी हाई एंड पे है। ठीक है, उसके बाद प्राइसिंग के बाद अगर हम देखें इसकी यहाँ पे प्रॉज एंड कॉन्स भी लिखे हुए रहते हैं, मेरे को ये बहुत अच्छे लगते हैं कि कोई इसकी जो स्क्रीनर में जो भी कंपनीज का जो अच्छी बातें खराब बातें हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाती है। तो यहाँ पे अच्छी बातें ज्यादा है, अच्छी बातों में है कि डेट फ्री कंपनी है, गुड क्वार्टर का यहाँ पे कंपनीज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाले हैं इसके। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ 83.18% रहा है 5 साल का, और रिटर्न ऑन इक्विटी 39.77%। सारी चीज बहुत अच्छी। कॉन्स में इसमें लिखा हुआ है कि इनका जो डेटर डेज है, डेटर डेज मतलब जो जिससे हमें पैसा लेना है, जैसे किसी को सामान बेचते हैं तो उससे जो पैसा लेना रहता है तो वो कितने दिन में पैसा आता है। तो 66 डेज में जो पहले आता था वो 82 डेज में। तो अभी हम ये मान सकते हैं जेन्युइन है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा डिले चल रहा है पेमेंट्स में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब इस हिसाब से यहाँ पे कोई भी खराब बातें नहीं दिख रही है। तो इसी के ऊपर मैंने यहाँ पे रिसर्च कर रखा है, और रिसर्च में जो हमारे जितने भी क्राइटेरिया थे वो सारे ये जो शेयर है भंसाली इंजीनियरिंग वो फुलफिल कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये रिसर्च किया गया है और ये रिसर्च में ये सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। ये कंडीशंस जो फुलफिल हो रहे हैं ये उसके क्राइटेरिया है और ये उसके ऑब्जर्वेशन है। तो देखिए यहाँ पे सेक्टर केमिकल सेक्टर का है ये भंसाली इंजीनियरिंग, तो ये यहाँ पे फाइनेंस नहीं होना चाहिए तो उसको मीट कर रहा है। इंडस्ट्री जो है वो रियल एस्टेट की नहीं है, केमिकल स्पेशलिटी है। पीई रैंक जो है वो 92 का रैंक है, मतलब ये जो रैंकिंग है वो बहुत अच्छी है यहाँ पे इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से। और फिर पीई लेस देन 5 इयर्स एवरेज, 5 साल के एवरेज से भी कम है इसका पीई। डिविडेंड पैक 0.21 है, हमें 0.5 से कम चाहिए था, 0.21 आ रहा है यहाँ पे पैक, तो ये भी अच्छी बात है। उसके बाद एनुअल ईपीएस ग्रोथ 5 इयर्स का यहाँ पे 36%, तो 50% से कम है, तो ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे है कि इंस्टीट्यूशंस के पास है क्या, ये बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं है, ये अभी भी मीडियम जो एवरेज रहता है उससे कम है, तो ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है ये अभी। तो अभी खरीदने का सही टाइम है क्योंकि ये सही रेट पे मिलेगा, ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे। उसके बाद है टोटल लाइबिलिटीज टोटल एसेट्स का जो रेशो है वो इंडस्ट्री एवरेज से कम होना चाहिए, तो वो भी ये फुलफिल कर रहा है। तो इस तरीके से ये सारे
क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। आज की डेट पे इसका रेट चल रहा है 157 का ये रेट इसका चल रहा है। और आप यहाँ पे अगर कुछ टेक्निकल्स देखना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्टॉक हो सकता है जो पीटर लिंच की कैटेगरी पे फिट बैठे, पर ये रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, आपके खुद इसके ऊपर रिसर्च और करें और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। चलिए, ये तो था मेरा पहला पार्ट और दूसरा पार्ट की हमने पहले पीटर लिंच को समझा था, उनकी बुक्स को समझा, उनके क्राइटेरिया को समझा, फिर उस क्राइटेरिया से हमने स्क्रीनर पे सर्च किया और स्क्रीनर पे हमें मिला भंसाली इंजीनियरिंग, तो उसके बारे में हमने देखा कि वो सारी क्राइटेरिया को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये काम हो गया है पूरा सेकंड पार्ट तक। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में जब हम जाने वाले हैं तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए करे जाएंगे जो कि कवर्ड किए गए हैं इनकी बुक पे, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। तो अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं और इसको पढ़ के देख सकते हैं, आपको बहुत ही काम की जानकारी मिलेगी इससे। चलिए, तो ये रही यहाँ पे 6 कैटेगरीज, किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट को बांटे ताकि आप सही तरीके से उस पर इन्वेस्ट करें। तो वो जो 6 कैटेगरी है उसमें पहली कैटेगरी है स्लो ग्रोवर। स्लो ग्रोवर मतलब ऐसी कंपनीज जो लार्ज कंपनी हो, जिसमें जो एजिंग कंपनीज हो, बहुत ही पुरानी कंपनीज हो और जो एक हेल्दी डिविडेंड देती हो, जैसे कि यूटिलिटीज कंपनीज होती है, तो वैसी कंपनीज हो सकती है यहाँ पे। और इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि ये स्लो ग्रोवर्स कहलाएंगे जो वो है डाबर, आईटीसी, कैस्ट्रॉल, विप्रो, कोलगेट और सिप्ला। इन कंपनीज में क्या होता है कि रिस्क जो है वो भी कम रहता है और रिटर्न जो है वो भी कम रहता है। रिस्क ज्यादा नहीं रहता क्योंकि ये रेगुलर डिविडेंड पे करती है, तो इनके जो फ्लक्चुएशन है वो इतने ज्यादा नहीं होते हैं। अगर इसमें ये भी देखा गया है कि जब निफ्टी और सेंसेक्स में बहुत ज्यादा गिरावट आती है तब इनमें तो उसके कंपैरेटिव में कम गिरावट, मतलब इनका जो बीटा है वो काम का, मतलब जो बीटा है वो अप्रोक्सीमेट फेवरेबल है, इसीलिए ये स्लो ग्रोवर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये हो गया रिस्क और रिटर्न के कंपैरिजन में पहला कैटेगरी जो कि था स्लो ग्रोवर। दूसरे में चलते हैं स्टॉलवर्ट्स। स्टॉलवर्ट्स क्या होते हैं, तो स्टॉलवर्ट्स वो स्टॉक्स होते हैं जो कि 10 से 12% का एनुअल जो ग्रोथ है वो कर रही है वो कंपनीज, और ये ग्रोथ प्रोटेक्शन देते हैं हमारे पोर्टफोलियो। तो स्टॉलवर्ट्स की कैटेगरी में कौन कौन सी कंपनीज आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे पिडलाइट, पिडीलाइट जो फेविकॉल वगैरह बनाते हैं, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर सर्विसेज और डॉक्टर लाल पैथलैब्स। तो ये कंपनीज जो है वो स्टॉलवर्ट्स की कैटेगरी में आ जाएगी। फिर चलते हैं हम फास्ट ग्रोवर्स। फास्ट ग्रोवर्स मतलब बहुत जो छोटी कंपनीज है, जो भी हम देख रहे थे क्रेडिट वैशाली इंजीनियरिंग जैसी जो छोटी कंपनीज, जो उस कैटेगरीज का जो हमने सर्चिंग किया था वो फास्ट ग्रोवर्स के लिए हमने सर्च किया था, क्योंकि मेरे को जो सबसे अच्छी कैटेगरी लगती है वो फास्ट ग्रोवर्स लगती है, जो पीटर लिंच ने यहाँ पे सजेस्ट किया है। तो यहाँ पे था फास्ट ग्रोवर्स में स्मॉल कंपनीज, एग्रेसिव न्यू कंपनी होगी ये, 20 से 35% का यहाँ पे ग्रोथ देगी ये। इसको 10 बैगर्स भी बोला गया है इनके द्वारा। 10 बैगर्स मतलब 10 गुना आपका पैसा कर सकती है ये, ऐसी कंपनीज। उसके बाद है यहाँ पे कुछ साइक्लिकल्स। साइक्लिकल्स तो ये फास्ट ग्रोवर्स के कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम। फास्ट ग्रोवर्स में रिस्क जो है वो मॉडरेट रहेगा, पर रिटर्न जो है वो सबसे ज्यादा रहेगा। रिटर्न हाई है और रिस्क है जो कि है मॉडरेट। तो ये जो फास्ट ग्रोवर्स है उसमें डीमार्ट आ जाएगा, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स, आरती इंडस्ट्रीज, रिलैक्सो, बजाज फाइनेंस, जीएमएम फॉडलर, मुथूट फाइनेंस, विनती ऑर्गेनिक्स और अबॉट। ये कंपनीज जो है वो हाई रिटर्न एंड लो रिस्क की कैटेगरी में फास्ट ग्रोवर्स कहलाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे साइक्लिकल्स। साइक्लिकल्स ऐसी इंडस्ट्री रहती है जो हर एक साइकिल में कभी बढ़ती है कभी घटती रहती है। ये जो स्टॉक्स जो है वो बहुत ज्यादा मार्केट मूवमेंट करते रहते हैं। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे ऑटोज कैटेगरी है, ऑटो सेक्टर है, एयरलाइन है, टायर्स है, स्टील है, केमिकल्स है। तो ये सारी जो इंडस्ट्री है ये साइक्लिकल्स की कैटेगरी में आती है। पर देखिए साइक्लिकल्स में ये आती तो है, बट जरूरी नहीं है कि वो हमेशा साइक्लिकल्स ही रहे, तो इनकी कैटेगरीज बदलते रहती है। जैसे कभी कोई अगर स्टॉलवर्ट्स की कैटेगरी में है तो कभी वो फास्ट ग्रोवर्स बन जाएगा, कभी फास्ट ग्रोवर्स है तो कभी साइक्लिकल्स बन जाएगा, कभी टर्न अराउंड है, कभी एसेट प्ले, ये सारे आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। तो हमें मार्केट में ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन से टाइम पे कौन सी कंपनी है जो वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रही है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि साइक्लिकल्स जो है वो यहाँ पे कभी भी कम ज्यादा होते रहते हैं। तो इसके लिए ये अगर जब हम इसकी प्राइजेस जब वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है, अगर जब हम पैसा लगा रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा हाई रिस्क है और लो रिटर्न का सौदा है।
और वही अगर हम साइक्लिकल अपर ट्रेंड पे जा रहा है तब लगा रहे हैं तो ये कम रिस्क पे हाई रिटर्न देता है। तो साइक्लिकल्स में कैसे शेयर्स आ जाएंगे, अशोक लीलैंड है, टाटा स्टील है, इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड है, धर्मपुर शुगर्स है, महिंद्रा है, ओएनजीसी, जेके पेपर और लार्सन एंड टब्रो। ये होगा साइक्लिकल्स का एक सेट। और दूसरा सेट है साइमंस, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, वर्लपूल, इंडिगो, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, मारुति सुजुकी और ईशा ईशा मोटर्स। तो ये जो कंपनीज है वो साइक्लिकल्स कहलाएंगी, क्योंकि ये कभी कभी कम कभी ज्यादा होते रहती है। इनका जो ग्राफ आप देखेंगे तो वो ग्राफ कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है। तो आप उसके हिसाब से इस पे मार्केट का आप मार्केट सिनेरियो को पहले स्टडी कर सकते हैं और उसके बाद इन कंपनीज पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर अभी हम देखें तो टाटा स्टील जो है वो अभी बूम फेज पे है। तो क्योंकि स्टील सेक्टर अभी बूम फेज पे, मेटल स्टील सेक्टर्स अभी बूम फेज पे, इससे सारे जो साइक्लिकल्स वाले जो स्टॉक्स हैं इनके वो अभी हाई रेंज पे है। पर इसमें आप इन्वेस्ट तभी करें जब आपको भरोसा हो कि ये कितना हाई जाएगा, क्योंकि ये साइक्लिकल्स ऐसे स्टॉक्स है कि जब गिरेंगे तो बहुत ही स्पीड से गिरेंगे। जैसे टाटा स्टील जिस दिन अभी रुकेगा और उसके बाद जब गिरना चालू होगा तो वो उसी स्पीड में गिरेगा, क्योंकि ये साइक्लिकल्स मोशन पे चलते हैं। ठीक है, ये देता है हमारे साइक्लिकल्स की कैटेगरी। उसके बाद चलते हैं टर्न अराउंड। टर्न अराउंड में मतलब ऐसी बेटर्ड और डिप्रेस्ड कंपनीज होती है जो नियर टू बैंकरप्सी है, जहां पे कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंपनीज को क्यों खरीदेंगे हम? पर ऐसी कंपनीज कभी कभार फाइनेंशियली अच्छी होती है पर कभी कभार उनकी कुछ गलती हो जाती है, उसके कारण वो बैकवर्ड चले जाती है कंपनीज। तो अगर वो अपनी गलतियां सुधार लेती है तो हो सकता है वो जो स्टॉक है वो मल्टी बैगर्स बन सके। ऐसे कोई स्टॉक है क्या? तो हाँ, हमारे इंडियन इंडस्ट्री में ऐसे स्टॉक रहे हैं जो मल्टी बैगर्स बन चुके हैं। ये कौन से स्टॉक्स रहे हैं? जैसे कि बाटा। बाटा आउटडेटेड हो गया था, उनके जो आइडियालॉजीज थी, पर धीरे से उन लोगों ने भी मार्केटिंग चालू करी और मार्केटिंग मैनेजमेंट अच्छा किया, जो चीजें खराब थी उसको अच्छा किया और अब ये बहुत अच्छी कंपनी बन चुकी है। तो ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है। वैसे सिम्फनी है, रिलायंस है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, फूडवर्क्स है, और जुबिलेंट फूडवर्क्स है, आईसीसी बैंक है, निपॉन इंडिया है, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज है वो टर्न अराउंड की कैटेगरीज में आती है। और फिर लास्ट है एसेट प्लेस। ये भी बहुत अच्छा एक कैटेगरी होता है। एसेट प्लेस में कंपनी विथ एसेट्स वर्थ मोर देन शेयर प्राइस। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि शेयर प्राइस से ज्यादा उनके एसेट्स हो? ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? तो देखिए, आप अगर आप सोचें कि बैलेंस शीट जब आप हम कुछ परचेस करते हैं, कुछ एसेट्स परचेस करते हैं, तो वो हमारी बैलेंस शीट पे हिस्टोरिकल प्राइस पे दिखाया जाता है। मतलब जितने में हमने खरीदा है उसी प्राइस पे वो दिखाई जाती है इन्वेस्टमेंट। अब होता यह है कि कभी कभार कोई इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जिनके पास ऐसे कोई लैंड खरीदे हुए हैं जो कि सालों पुराने हैं, मतलब 100 साल पहले के लैंड खरीदे हुए, उस समय की प्राइसिंग थी और आज की डेट में उसकी प्राइसिंग जो है वो करोड़ों पे। तो ऐसे केस पे क्या होगा कि जो शेयर बुक वैल्यू बताएगा और जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू आएगी उस एसेट्स की, वो बहुत ही फर्क है। तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स यहाँ पे कम हो सकता है। हमें ऐसे कंपनीज को सर्च करना पड़ेगा जहां पे कि उनकी एसेट्स की वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा है, जितनी उनकी बुक्स में दिख रही है बैलेंस शीट में उससे कई गुना ज्यादा है। तो वो कैटेगरी कहलाएगी एसेट प्लेस। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 कैटेगरी में बांटा गया। तो ऐसे कोई कौन से हैं भाई एसेट प्लेस वाले इंडियन स्टॉक मार्केट में? तो जैसे एचडीएफसी है, बॉम्बे बुमराह है, आदित्य बिरला कैपिटल है, एसबीआई है, इन्फो एज है और कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये जो जो बैंक्स है, बैंक्स की कैटेगरीज है और इस तरीके की जो स्टॉक्स है, बॉम्बे बुमराह, इन्फो एज, तो ये जो एसेट्स है वो एसेट प्लेस की कैटेगरी में आएंगे। तो अब क्यों ये सब कैटेगरीज को हमने इस कैटेगरीज में बांटा है, उसका जो आपको एक्सप्लेनेशन है तो वो यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि आईटीसी है। आईटीसी क्या है कि सिगरेट, फ्रॉम सिगरेट एडिक्ट टू सोशल स्मोकर। तो ये स्लो स्लग गार्ड्स में इसलिए, स्लो ग्रोअर में इसलिए आती है क्योंकि इसके जो प्राइस है, ये डिविडेंड तो अच्छा दे रही है पर इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ था इसका, फास्ट ग्रोअर थी ये कंपनी, पर फिर अभी एक एवरेज पेस पे 7% के हिसाब से इसका ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि एक एवरेज ग्रोथ है, इसीलिए ये स्लो ग्रोवर्स में आएगा। उसके बाद है डाबर इंडिया, नॉट सो नेचुरल विद निफ्टी। निफ्टी के हिसाब से अभी इनका जो मतलब जो अगर जो निफ्टी बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, निफ्टी गिरता है तो ये गिरता है बट उससे कम गिरता है, निफ्टी बढ़ता है तो ये उससे थोड़ा कम बढ़ता है। मतलब ये क्या चल रहा है कि जो स्टॉक जो मार्केट है, मार्केट के थोड़ा सा ये कम अपोजिट चलता है। मतलब अभी जब क्रैश हुआ भी था तो निफ्टी बहुत ज्यादा क्रैश हुआ
पर ये डाबर अपने आप को संभाल लिया। क्यों संभाल लिया? क्योंकि डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, स्लो ग्रोअर स्टॉक है, अपना नेचुरल पेस पे चलते रहते हैं, तो इसमें रिस्क भी कम रहता है और रिटर्न भी कम। ये ऐसे स्टॉक्स आते हैं। और इसमें कौन कौन से थे हमने देखे थे, स्मॉल वाले में आईटीसी, उसके बाद डाबर ये हमने देख लिया, उसके बाद कैस्ट्रॉल, विप्रो, कोलगेट और सिप्ला। तो ये हो गए हमारे स्लो ग्रोवर्स, जिसको स्लगगार्ड्स भी बोलते हैं, स्लगगार्ड्स। फिर आता है सेकंड कैटेगरी, स्टॉलवर्ट्स। स्टॉलवर्ट्स में एशियन पेंट्स, पेंटिंग द ग्रीन कैनवास। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल है जो कि हमारी यहाँ पे स्लो गार्ड जो स्टॉलवर्ट्स है उसकी कैटेगरी में आएगी। मतलब इसका जो ग्रोथ है थोड़ा सा ज्यादा है स्लो ग्रोवर से। स्लो ग्रोवर से थोड़ा सा जो उसका ग्रोथ ज्यादा है, इससे फायदा ये मिलता है कि जो रिस्क जो है वो भी यहाँ पे मॉडरेट है और जो रिटर्न है वो भी यहाँ पे मॉडरेट है। मतलब ना एकदम ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, ना एकदम ज्यादा रिस्क लगा रहे हैं, हम दोनों चीज मॉडरेट पे चल रहे हैं, एवरेज पे। तो एशियन पेंट्स ऐसा स्टॉक था जहाँ पे रिस्क भी मॉडरेट था और यहाँ पे रिटर्न भी मॉडरेट था। तो ये क्या है, 7 बैगर बन चुका है 2006 से 2011 में। अगर हम देखें तो ये फास्ट ग्रोवर पे था और उसके बाद से ये कब इसकी जो स्पीड है वो कम हो गई है। तो ये हमारा आ जाएगा 12 से 15% के ग्रोथ कैटेगरी पे एशियन पेंट्स। और उसके बाद पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, फेविकॉलेट टू ग्रोथ, ये ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, 13% का इसका ग्रोथ चल रहा है और ये एक ऑन एन एवरेज चल रहा है। पहले ये भी एक फास्ट कैटेगरी पे था, फिर अब ये स्लग गार्ड्स में, स्लग गार्ड्स बोलता हूँ, स्टॉलवर्ट्स पे आ चुका है और थोड़ा सा ये नॉर्मल कैटेगरी पे चल रहा है। ये तो थे हमारे एशियन पेंट्स और पिडिलाइट। और अगर आपको और स्टडी करनी है तो आप स्टडी कर सकते हैं स्लग गार्ड्स में एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान, टाटा कंज्यूमर सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और डॉक्टर लैब पैथलैब, डॉक्टर लाल पैथलैब्स। ये जो स्टॉक्स है आप इनकी स्टडी कर सकते हैं अगर आपको स्टॉलवर्ट्स की स्टडी करनी है। उसके बाद हम चलते हैं फास्ट ग्रोवर पे। तो फास्ट ग्रोवर पे आ जाएगा एवेन्यू सुपरमार्ट्स। एवेन्यू सुपरमार्ट्स मतलब बेस्ट प्राइसेस ईच डे, ये डीमार्ट वाला स्टॉक। तो ये जो स्टॉक है ये काफी अच्छा ग्रोथ दे रहा है, कई मल्टीप्लैगर बन चुका है ये स्टॉक। तो ये एक बहुत ही अच्छा फास्ट ग्रोवर माना जाता है। उसके बाद है रिलैक्सो फुटवेयर, प्लेसिंग द राइट फुट फॉरवर्ड। तो इसका भी ग्रोथ बहुत अच्छा है, 40% का ग्रोथ यहाँ पे रहा है। 200 बैगर बन चुका है ये एक 10 साल के अंदर अंदर। एक डिकेड में 200 गुना इसका शेयर प्राइस जा चुका है रिलैक्सो फुटवेयर। फिर आरती इंडस्ट्रीज, द स्पेशलिटी केमिकल्स स्पेशलिस्ट है। ये क्यों हुआ? क्योंकि चाइना में क्या हुआ कि शिफ्ट हुआ कि जो केमिकल इंडस्ट्रीज है वो शिफ्ट होकर इंडिया आई और उसका फायदे का मौका, जो उस मौके का जो फायदा है वो आरती इंडस्ट्रीज ने बहुत ही बेखूब तरीके से उठाया और इन्होंने अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड किया और उसको पूरा यूटिलाइजेशन किया। इसलिए आरती इंडस्ट्रीज ये फास्ट ग्रोअर की कैटेगरी में आएगा। फिर एच डी एफ सी एएमसी, तो ये भी बहुत ही अच्छा फास्ट ग्रोअर की कैटेगरी में आएगा क्योंकि इसने अपने पेरेंट कंपनी एचडीएफसी के सारे रिसोर्सेज को यूज करते हुए बहुत ही जल्दी यहाँ पे पूरे इंडिया लेवल पे अपना जो काम है वो फैला लिया। जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का काम जो सपोर्ट करने का है वो है एएमसी का होता है। तो ये एचडीएफसी एएमसी। उसके बाद है बजाज फाइनेंस, वन स्टॉप स्टॉक टू प्ले कंजम्पशन, टेक्नोलॉजी एंड क्रेडिट ग्रोथ स्टोरी। तो ये एक ऐसा स्टॉक, क्यों भाई? क्योंकि अभी कोई भी हम सामान खरीदने जाते हैं तो हमें ज्यादा कन्वीनियंट रहता है कि हम उसका क्रेडिट जो है बजाज के कार्ड से हम ले सके और हमें बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें जो है हमें लोन मिल जाता है, जो कि माइक्रो फाइनेंस कहलाता है। तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट माना जाता है बजाज फाइनेंस। 44% का यहाँ पे ग्रोथ देखा गया है। तो ये थे कुछ फास्ट ग्रोवर्स। और इसके बाद अगर हमें कुछ स्टडी करनी है फास्ट ग्रोवर्स की तो और हम जीएमएम, फॉडलर, मुथूट फाइनेंस, विनती ऑर्गेनिक्स और एबॉट की स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कुछ साइक्लिकल्स पे, जिसमें कि अशोक लीलैंड आ जाएगा। तो ये कम ज्यादा इसका चलता रहता है, बम्पी ट्रक राइड चलती है मतलब इस पे। फिर है टाटा स्टील, ग्लोबल मेल्ट डाउन, जब पूरा ग्लोबली जिस तरीके से चलता है ये भी स्टॉक उसी तरीके से चलेगा, जैसा जैसा मार्केट रहेगा वैसा ये टाटा स्टील का स्टॉक डिनोट करेगा। उसके बाद हम चलते हैं टर्न अराउंड पे। तो टर्न अराउंड पे बाटा इंडिया रहेगा, 1 स्टेप डाउन 2 स्टेप्स फॉरवर्ड। एक कदम पीछे लेकर इसने 2 कदम आगे बढ़ा दिए, ये ऐसा स्टॉक है बाटा इंडिया। तो यहाँ पे कुछ कुछ पहले प्रॉब्लम्स चलती थी यूनियन की, तो उसके मैनेजमेंट बदला गया, मैनेजमेंट ने पूरा जो प्रोडक्शन लाइन है उसी को आउटसोर्स कर दिया, तो वो कहीं और बनने लगे और स्टाइल्स जो है अपने जो नए नए स्टाइल्स है वो लॉन्च किया और यूथ के लिए कुछ नए ब्रांड्स लॉन्च किए। तो ये इसके लिए कारण इसने टर्न अराउंड किया। वैसे ये सिम्फनी, तो सिम्फनी में ने भी यहाँ पे टर्न आउट नॉट सो कूलर डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ पे इन्होंने भी, इनका क्या हुआ था कि इन लोग कूलर बनाते थे, कूलर बनाते बनाते दूसरे प्रोडक्ट्स भी बना, हीटर और ये दूसरे दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है वो सारे भी बनाने चालू कर दिए थे। पर उसमें उन लोगों का हाथ जमा नहीं, क्योंकि उनके पास उसका एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसलिए उन लोग डूबने चालू हो गए थे। फिर इनको जब समझ में आई कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, खाली कूलर तक ही सीमित रहो,
तो इन लोगों ने वो सारी कैटेगरीज को बंद किया और फिर खाली कूलर पे फोकस किया। तो अब ये टर्न अराउंड कर चुके हैं और ये काफी अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। उसके बाद चलते हैं हम कुछ एसेट प्लेस। एसेट प्लेस जो कैटेगरी होती है, जिसको मैंने आपको समझाया था कि जिनकी बुक वैल्यू, बैलेंस शीट पे जो एसेट्स है उसकी वैल्यू उतनी नहीं दिख रही है जो कि एक्चुअल मार्केट में है, तो एसेट शेयर्स। अब ये बॉम्बे बुमराह ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, इसके लिए ये कोट सुटेबल रहेगा। अब हुआ यह था कि जो बॉम्बे बुमराह है, इसके अंदर जो ये होल्डिंग, इसने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे थे, जो शेयर्स होल्ड कर रखे थे ब्रिटानिया के, बॉम्बे डाइंग के। तो उसके जो शेयर्स थे वो जो एक्चुअल अगर हम देखें, जो एक्चुअल शेयर की प्राइस है उससे कम में यहाँ पे इनकी बैलेंस शीट पे बुक थे। इसके कारण इसकी जो बुक वैल्यू है वो कम दिख रही थी, पर जो एक्चुअल भी शेयर प्राइस है वो ज्यादा है, जैसे ब्रिटानिया और बॉम्बे डाइंग की। तो इसके कारण इसका जो वैल्यूएशन है, जितना ज्यादा ब्रिटानिया का बढ़ा तो उतना ज्यादा यहाँ पे बॉम्बे बुमराह ट्रेडिंग कंपनी का भी बढ़ा। और वैसे ही इनके पास कुछ लैंड्स भी है, जैसे बॉम्बे में यहाँ पे इनके पास दादर में और ऐसे अलग अलग लोकेशंस पे कई एकर्स लैंड है। इनके पास टी का फार्म है और कॉफी के फार्म्स है, तो वो भी बहुत कई एकड़ों में इनके पास जमीनें हैं। जो जमीनें इनके बहुत ही कम रेट पे इनके बैलेंस शीट पे दिख रही है, पर एक्चुअली उनके जो रेट्स है, वो जो लैंड्स के रेट है वो बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है। तो आप मुंबई में सोच सकते हैं कि उनकी जो वैल्यूएशन है कितनी ज्यादा हाई हो सकती है, क्योंकि मुंबई का जो भाव है वो पिछले 100 सालों में कितना ज्यादा बढ़ चुका है। तो उसके से हम इसके जज कर सकते हैं कि जो इसके एसेट्स है वो बहुत ही वैल्यूएबल है। तो ये एक कंपनी हो सकती है एसेट प्लेस में। और दूसरा एचडीएफसी, एचडीएफसी पायोनियर ऑफ श्योर शॉर्ट वैल्यू क्रिएशन इन द इंडियन फाइनेंशियल लैंडस्केप। तो ये एचडीएफसी के अंदर क्या क्या है कि कैसे इनके पास वैल्यू है, ये एचडीएफसी के पास अलग से एचडीएफसी एएमसी है, लाइफ इंश्योरेंस है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आगे चल के अपना जो अलग से जब आईपीओ लाएंगे ये सारे शेयर्स, तो इनकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे हम देख सकते हैं 2017 से 18 में जब एचडीएफसी एएमसी लॉन्च हुआ था, तो एचडीएफसी का जो बैंक और एचडीएफसी लाइफ जब लॉन्च हुआ था, तो एचडीएफसी जो लिमिटेड जो मेन कंपनी थी, पेरेंट कंपनी, उसके जो शेयर प्राइस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो ये फायदा मिलता है एसेट प्लेस कंपनी का। ऐसे ही कंपनी एसेट प्लेस की जो और कंपनीज हम देखना है हमें, तो हम देख सकते हैं जैसे कि है यहाँ पे एसबीआई, इन्फो एज, आदित्य बिरला कैपिटल, कोटक महिंद्रा, ये सारी बैंक्स, ये सारी जो कंपनीज है वो हम देख सकते हैं। इन्फो एज का भी जैसे जोमेटो का आने वाला है आईपीओ, तो जोमेटो इन्फो एज की ही अंडर, इन्फो एज का जो इन्वेस्टमेंट है वो जोमेटो में भी है। तो जोमेटो का आईपीओ आएगा, जोमेटो का वैल्यूएशन बढ़ेगा, तो यहाँ पे इन्फो एज का भी वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। तो इन्फो एज भी जैसे ही आईपीओ आने वाला रहता है उसके पहले ही इन शेयर्स की जो प्राइसेस है वो बढ़ने चालू हो जाते हैं। तो इन्फो एज भी अभी बढ़ना चालू हो गया है, तो आप देख सकते हैं इन्फो एज को भी अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। अब अगर हम देखें कि आइडियल पोर्टफोलियो क्या रहेगा इनमें से, तो आइडियल पोर्टफोलियो पे आपको डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके का, आपका स्टडी आपके डिपेंड करेगी कि कितना शेयर्स आपके पास कितना होना चाहिए। आइडियली पीटर ने लिंच ने बोला कि 10 शेयर लगभग आप रख लीजिए, 10 में से 4 फास्ट ग्रोवर रख लीजिए और 4 टर्न अराउंड रख लीजिए और 2 जो है वो स्टॉलवर्ड्स रख लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड में यही बढ़ने वाले हैं और ये थोड़ा सा आपके जो पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा सा रिस्क को कम करने का काम करेगा स्टॉलवर्ड्स। तो ये तो मैं एकदम जो हाई रिस्क टेकिंग वाले लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जितना आपका रिस्क है उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक आइडियल तरीका रहेगा पीटर लिंच के हिसाब से इन्वेस्ट करने का, जिसके थ्रू आप अपने 1 रुपए को 28 रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1 लाख रुपए लगाएंगे तो वो 28 लाख पे बदल जाएगा, 1 करोड़ रुपए लगाएंगे तो 28 करोड़ पे बदल जाएगा। पर आपको उसके लिए सही स्टडी करनी पड़ेगी, सही स्टडी के साथ आपको इंतजार करना पड़ेगा, जो कि उन्होंने किया 13 साल का, तो आपको यहाँ पे 13 साल का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रहा हूँ, एक रेंडम फिगर्स हम लेके चल रहे हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये तो था इस वीडियो का थर्ड पार्ट, जिसमें कि हमने इनकी कैटेगरीज पूरी समझी स्टॉक मार्केट में और उसको इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। अब लास्ट पार्ट पे हम चलते हैं। लास्ट पार्ट आएगा द फाइनल लिंच बाइट्स, कुछ ऐसी बातें जो मेरे को इनकी बुक पढ़ के बहुत ही अच्छी लगी, जो कि मेरे को लगा कि मुझे ये शेयर करनी चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। कुछ जो फाइनल लंच बाइट्स है, लिंच बाइट्स जो है, इसमें से इन्होंने बोला था जब कंपनी को सिलेक्ट कर रहे हो हम, तो कुछ और भी खास उस कंपनी के बारे में हमें बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो हमें देख लेना चाहिए कि जैसे हम कुछ एक प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं कि इनका ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चलता है, तो हमें देखना चाहिए कि उनकी जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल सेल्स में उसका कितना परसेंट शेयर है। तो उसका अगर मैक्सिमम शेयर होगा उनके पूरे टोटल सेल्स पे, उनके जो हमें जो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, जो सर्विस बहुत अच्छी लग रही है, या जो उसका जो शेयर है उनके टोटल सेल्स पे उस कंपनी के, वो अगर ज्यादा होगा
तो ही वो आगे चल के हमारे काम का रहेगा। वरना अगर उसका शेयर मान लो 2-3% है और वो प्रोडक्ट हमें अच्छा लग रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे वो ज़्यादा कोई फ़र्क करेगा नहीं। तो ये हो गया पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट है कि लोअर डेट इक्विटी रेशियो जो है वो कम रहना चाहिए। तो इन्होंने एक बताया कि जो कैश इंटेंसिव जो कंपनीज है, जिनके पास पर प्राइस पर शेयर से ज़्यादा कैश पर शेयर ज़्यादा आ रहा है, ऐसी भी कंपनीज होती है जिनके पास कैश पर शेयर ज़्यादा आता है प्राइस पर शेयर से। तो वैसी कंपनीज को आप पहले पिक करें। उसके बाद है हाई कैश जनरेटेड पर शेयर, ये मैंने बता दिया, पर शेयर से ज़्यादा वाली लें। उसके बाद ऐसी कंपनीज देखें जो उनका डेट बहुत कम हो, कैश बैलेंस बहुत ज़्यादा हो। हमें कैश बैलेंस भी देखना चाहिए, जिनके पास कैश नहीं होगा वो कंपनीज अच्छी नहीं है। उसके बाद एक कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग अगर कंपनी जो है, तो उसमें हमें क्या बात ध्यान रखनी है वो देखिए। अगर वो कोई कंपनी अगर कंसिस्टेंट डिविडेंड पे कर रही है, तो वो उसके पास उसका उस डिविडेंड को पे करने के लिए पहले वैसा उस कंपनी का स्टेटस होना चाहिए। अब ये स्टेटस कैसे पता चलेगा? तो अगर वो लोन लेके एक डिविडेंड पे कर रही है, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये कंपनीज कुछ फायदा नहीं करेगी आगे चल के, क्योंकि वो लोन लेके आपको डिविडेंड बांट रही है। तो वैसी कंपनीज जो वो पहले खुद डूबी हुई है, तो वो जो अपने पहले अपने लोन को उनको चुकाना चाहिए उस प्रॉफिट से, ना कि अपने शेयर होल्डर्स को बांट देना चाहिए। तो वैसी कंपनीज आगे चल के ग्रो नहीं कर सकती। तो वैसी कंपनीज पे मत ध्यान दें। उसके बाद है लो प्राइस टू बुक वैल्यू। तो ये बुक वैल्यू ये जो है, इसके लिए हमें मार्क बुक वैल्यू से अगर जब हम कंपेरिजन कर रहे हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो हम निकालते हैं कि कितना गुना है बुक वैल्यू पर शेयर से प्राइस कितना गुना है, तो वो जब हम निकालते हैं तो वो हमारा कम आना चाहिए प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। अब ये कम आना चाहिए तो ये तो ठीक है, पर जो उसकी बुक वैल्यू है वो हमें कंपेयर करना चाहिए मार्केट वैल्यू से। हमें खाली बुक वैल्यू नहीं देनी चाहिए। ये मैं एसेट प्लेस की कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ। एसेट प्लेस जो हमने देखा था बॉम्बे बुमराह वाले में, तो उसमें लैंड उनके पास बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद उनका इन्वेस्टमेंट्स हो रखा है ब्रिटानिया और बॉम्बे लैंड जैसी कंपनीज पे, तो उनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। तो वैसी कंपनीज जो है उसका मार्केट वैल्यू देख के हमें प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो निकालना चाहिए। उसके बाद है रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू ग्रोथ फास्टर देन इन्वेंट्री ग्रोथ। ये भी मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लगी इनकी, बहुत ही एक अच्छी बात है कि रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है और इन्वेंट्री कम हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। पर अगर इसका उल्टा हो रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है और इन्वेंट्री बढ़ रहा है, तो ये खराब बात है। तो आप ऐसी कंपनीज को अवॉइड करें जिनका इन्वेंट्री जो है वो बढ़ते जा रहा है और रेवेन्यू कम होते जा रहा है। उसके बाद कंपनीज विद कैपेसिटी एडिशन में नॉट नेसेसरी ट्रांसलेट टू अर्निंग। देखिए अब इनके बाद जो लास्ट पॉइंट है, इन्होंने ये बोली कि अगर कोई किसी का अर्निंग बढ़ते जा रही है, तो उसका कारण हमें देखना चाहिए। क्या उन्होंने कैपेसिटी बढ़ाया है उसके कारण अर्निंग बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है? तो उसका कोई मतलब नहीं। अगर उनकी अर्निंग जो है सेल्स, नॉर्मल सेल्स जो उनका जो ग्रोथ है उससे बड़ी है, और अगर जो कॉस्ट है अगर वो कम हो गया है उससे बड़ी है, तो ये हमारे काम की कंपनी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिएगा कि अर्निंग के बढ़ने का क्या कारण है वो हमें देखना चाहिए। कि अगर कैपेसिटी बढ़ा के अगर अर्निंग बढ़ा रहे, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करके अगर कोई अपनी सेल्स बढ़ा, अर्निंग बढ़ा ले रहा है, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो अच्छी बात नहीं है। पर अगर कोई बिना कैपिटल एक्सपेंडिचर किए ऑटोमेटिकली अपना जो मार्केटिंग के थ्रू, या आप बोल सकते हैं या तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी की जिसकी ऐसी है कि उसका जो सेल्स बिक्री है जो वो बढ़ते जा रही है, तो जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, वो एक कारण से अगर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। या तो फिर उसने कॉस्ट रिडक्शन कर लिया है। जैसे मान लो अगर पहले वो मैनुअल अकाउंटिंग चलती थी, फिर ईआरपी अकाउंटिंग चालू हुई, तो उसने ईआरपी अकाउंटिंग पे करवाया, क्लाउड सिस्टम पे करवाया, जिससे कि कॉस्टिंग बहुत कम हो गई। तो अगर ऐसा होता है तो वो अर्निंग हमारे काम की है, तो वैसी कंपनीज को हमें सिलेक्ट। तो ये थे कुछ फाइनल लिंच बाइट्स जो मुझे अच्छे लगे इनकी तीनों बुक को पढ़ने के बाद। अब आप इन इसके हिसाब से अपने कैटेगरीज जो है वो अपने स्टॉक्स की बांट सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी कैटेगरीज के कितने स्टॉक्स है, आप वो स्टडी करके देख सकते हैं, और ये तीनों बुक को जाके पढ़ सकते हैं। तो इनके बारे में आपको और भी जानने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं खत्म करता हूं आज का ये मेरा तीसरा लेक्चर, जो कि था सीरीज स्टॉक मार्केट एनालिसिस के ऊपर। आगे चल के हम और नए नए इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनकी फिलोसॉफीज को समझेंगे, उनके स्टॉक पिकिंग के क्राइटेरिया को समझेंगे, और इंडियन स्टॉक मार्केट में उसको अप्लाई करके देखेंगे। तो इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज पे। उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल सी रजत अग्रवाल को, आप उसको ज्वाइन करिए, लाइक करिए और शेयर करिए सीरीज को, ताकि आपके दोस्त लोग भी यहाँ पे समझ सके कि किस तरीके से जो टॉप इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच।